गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th का 4 लेसन डिटर्मिनेंट लेकर आ गए हैं, जिसको हिंदी हम लोग सारणी कहते हैं। इसमें हम समझेंगे कि डिटर्मिनेंट जो है क्या होता है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली हम समझेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, देखिए बेसिकली अगर हम देखेंगे तो मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में डिफरेंट क्या है। तो मैट्रिक्स को कुछ ऐसे लिखा जाता है एक ब्रैकेट के फॉर्म में। सपोज देखिए मैट्रिक्स हमने ए बी सी डी ले लिया हुआ है, और जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, या इसको हम डेल डेल के फॉर्म में लिखते हैं। इज इक्वल टू, हमने देखिए इनको दो डंडों के बीच में लिखा गया है, ठीक है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का फॉर्मेट है और ये इसका मैट्रिक्स का फॉर्म है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी मैट्रिक्स को जब सॉल्व करते हैं, तो जो हमारी वैल्यू आती है वो भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आती है, ठीक है। जबकि हम जब इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, इसका कोई न कोई एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। क्या आएगा? इसका कोई न कोई एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स है वो एरे फॉर्मेट के फॉर्म में होता है, जबकि जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो एक यूनिक सोल्यूशन देता है, यानी एक बताता है कि किसी भी इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सपोज दैट एक इक्वेशन हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा जो इक्वेशन हमारा है a2x प्लस b2y प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोगों ने तीन कंडीशन पढ़ा था कि अगर इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर यहाँ पे a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है वो b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो, b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल हो, तो इसका जो एक जो वैल्यू आती थी वो आता था यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन सेकेंड कंडीशन था हमारा। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये था कि अगर इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा दिया गया हो तो इसका होता था हमारा मिनी सोल्यूशन। तो इसका एक से अधिक सोल्यूशंस होंगे। जो थर्ड कंडीशन दिया हुआ था हमारा, उसमें था कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा दिया गया हो तो इसका था नो सोल्यूशन। मतलब अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू जो है b1 अपॉन b2 के बराबर ना हो, तो इसका मतलब ये था कि उसका कोई न कोई यूनिक सोल्यूशन होगा। दूसरा कंडीशन दिया था कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपस में इक्वल हो तो उसके एक से अधिक सोल्यूशन होंगे। तीसरा कंडीशन दिया हुआ था कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल हो बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उसके क्या होंगे? मिनी सोल्यूशन होंगे। तो इसमें कंडीशन आ रहा है, अगर आप देखें तो कि जो हमने फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे देखा हुआ है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस केस में हम देख पा रहे हैं किसके क्या है? यूनिक सोल्यूशन है। क्या है? यूनिक सोल्यूशन। और हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो यही बताता है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसका हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा? a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इज डिटर्मिनेंट। यही जो वैल्यू हमारी आई हुई है यही क्या हमारा? दिस इज डिटर्मिनेंट वैल्यू। यही जो वैल्यू दी गई वही क्या है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ठीक है। जैसे अगर हम मान लें कि जो हमारा इक्वेशन था
वो क्या दिया हुआ था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, a1 b1 a2 b2 क्लोज, फिर यहाँ पे x y इज इक्वल टू c1 c2। तो जो ये वैल्यू आई हुई है हमारी यहाँ पे a1 b1 a2 b2, ठीक है, यही जो वैल्यू है वही क्या हमारा डिटर्मिनेंट है। मतलब हम अगर इसको लिखें तो a इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, a1 देखिए वहां पे जो वैल्यू थी b1 a2 b2, ये जो दिया हुआ है इसको जब सिंप्लीफाई इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से वो हमारी क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट। ये बताता है कि इस इक्वेशन का जो है सलूशन कैसा होगा, मतलब कैसा होगा, यूनिक सलूशन होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली हम ये समझ पा रहे हैं कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्लासिफाई करता है कि किसी भी जो वैल्यू दी गई है, जो भी हमारा फॉर्मेट दिया गया है, उसका जो वैल्यू होगी वो यूनिक सलूशन होगा या नहीं होगा। जैसे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक हमारे यहाँ क्वेश्चन दिया हो, इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होता है। तो -3 इंटू क्या हमको 6 करना है, फिर -5 इंटू 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -16 और -5, तो -23 आ गया। देखिए यहाँ पे जो आया है एक वैल्यू आई हुई है, यानी ये क्या है, इसका एक यूनिक सोल्यूशन आया हुआ है। हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या है, यूनिक सोल्यूशन आया, मतलब -23 आया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस इंटू कॉस, ठीक है, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर देखिए माइनस और फिर यहाँ पे माइनस, कॉस इंटू मतलब साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका जो यूनिक सोल्यूशन आया कितना आया, 1 आ गया। सिमिलरली हम अगर इसको करेंगे तो कॉस कॉस 15 इंटू कॉस 75 हो जाएगा ये। अगर हम इसको सॉल्व करें क्या मिलेगा हमको, कॉस 15 कॉस 75 फिर माइनस साइन 15 साइन 75। देखिए कॉस, इसी फार्मूला बनना हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। इसका होता है, और देखिए कॉस ए प्लस सॉरी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस 15 प्लस 75, यानी कॉस 90। और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, कितनी होती है, 0 होती है। तो हम देखें हर केस में, चाहे इस वाले केस में देखें आप, चाहे इस वाले केस में देखें, चाहे यहाँ पे देखें, हर केस में हमारी एक यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, यानी स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में। यहाँ पे क्या होता है कि स्पेसिफिक वैल्यू आती है, जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका कोई ना कोई एक सोल्यूशन मिलता है हमको, ना कि मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग पहुंचते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x-2, तो हम अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब इसका इसमें, तो x-2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ पे -3 इंटू क्या हो जाएगा, 3x। इसकी जो वैल्यू है वो क्या दी गई है, 3 दी गई है। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 2 का मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इस 2 का सेकेंड में करेंगे तो -4x, और फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9x। इसकी जो वैल्यू है क्या दी गई है, 3 दी गई है। अब देखें ये 2x स्क्वायर, ठीक, और देखिए 9x और ये 4x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस 3 को हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया है। अब यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मतलब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले हिस्से को क्या करेंगे, वो ब्रेक करेंगे। तो
2x² प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कॉमन हमारा क्या है, 2x कॉमन है तो हम क्या लीजिएगा यहाँ पे x और प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे जो है प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक आ गया x प्लस 3 और दूसरा क्या हो गया हमारा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 3, या इफ x 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया हो तो 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/2। यानी एक जो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -3, दूसरी क्या आ गई -1/2 आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x मेक द फॉलोइंग पेयर आर डिटरमिनेंट। मतलब दोनों अगर इक्वल हो तो x की क्या वैल्यू होगी कि जो दोनों डिटरमिनेंट दिए गए हैं आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम मान ले रहे हैं कि सपोज कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी 2x 3 5x इज इक्वल टू 16 3 5 और 2। ठीक है, अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे अगर तो हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x², 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा इक्वल टू 16 टू जा कितना हो जाएगा 32 और 5 थ्री जा कितना हो जाएगा 15। ठीक, इस 15 से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि बोथ साइड सेम नंबर सेम साइन के साथ होता है तो क्या हो जाता है वो कट जाता है। अब 2x² इक्वल टू कितना मिला हमको 32 मिल गया, यानी 2x से ये कट जाएगा तो हम कट करें यहाँ से x² इक्वल टू कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा, क्योंकि इस 2 से क्या हो जाएगा 16 टाइम में कट जाएगा। अब देखें जो x है x² की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब यहाँ पे कहा x की दो वैल्यू आएंगी, x जब ट्रांसफर करेंगे तो प्लस माइनस 16 आएगा, सॉरी 4 आएगा, कितना आएगा प्लस माइनस 4 आएगा। लेकिन हमारा जो कंडीशन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लेना, हमको कौन सी वैल्यू लेना पॉजिटिव। हम क्या करेंगे जो नेगेटिव वाली वैल्यू से छोड़ देंगे तो यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। यहाँ हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है 0 के बराबर है। तो देखें जैसे मान लिया हमने 13 को लिया पहले, सपोज करिए, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ देते हैं। मतलब अगर हम 13 को ले रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, इसका रो इसका कॉलम स्किप कर दें तो क्या मिलेगा हमको 17 20 18 और 21 मिलेगा। फिर माइनस अगर हम सेकेंड को लेंगे, देखिए अगर हम या तो रो को लें या तो हम कॉलम को लें, किसी एक को हम लेके क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने 16 को ले लिया। ठीक, अब देखें नेक्स्ट जो है हमारा है, हम ले रहे हैं 16 को। जब 16 को लेंगे यहाँ लिखेंगे 16, अब इसका रो इसका कॉलम स्किप कर देंगे हम लोग तो क्या बचा हमारे पास 14, यहाँ 20, यहाँ 15 और यहाँ पे 21। ठीक, फिर प्लस 19। अब देखें अगर हम लोग थर्ड वाले को ले रहे हैं यहाँ से तो जब 19 को लेंगे हम लोग 19 को लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम क्या करेंगे हम लोग छोड़िए, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 14 17 15 और 18। मतलब जिस वैल्यू को हम लेंगे उसका रो और उसका कॉलम क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, मतलब उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, जरूरी नहीं है कि हमने आप किसी कॉलम को लेके सॉल्व कर, जैसे हमने रो को लिया हुआ है सेकेंड रो को ले सकते हैं, हमने फर्स्ट रो को बस कंसीडर किया हुआ है। आप किसी को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब कि आप जो है यहाँ वैल्यू क्या थी 19। ठीक है, तो आप किसी भी रो को मतलब रो नंबर 1 रो 2 रो 3 किसी को लेके सॉल्व कर सकते हैं, या कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। कंडीशन यही है कि जिसको हम कंसीडर करेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हमने इसको ले लिया। ठीक है, तो इसका रो और इसका कॉलम हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, या मान लीजिए आपने मन किया आपका मतलब ये नहीं कि एक कॉलम एक रो ले लें, अगर हम कॉलम लेंगे तो सिर्फ कॉलम लेंगे,
अगर हम रो लेंगे तो रो लेंगे, मतलब हमारा अगर मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये हमारा R1 है तो हमने R1 को ले लिया तो सिर्फ R1 को लेंगे, अगर हमने R2 ले लिया तो सिर्फ R2 लेंगे, या R3 ले लिया तो हम क्या करेंगे, सिर्फ R3 लेंगे। तो मेंबर सारे सेम ग्रुप के होंगे, ठीक है। अगर रो है तो रो के, कॉलम है तो कॉलम के, ठीक है। तो हमने क्या लिया, रो नंबर फर्स्ट का लिया हुआ है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखें 13, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 इंटू 21 कितना हो जाएगा, 17 का मल्टीप्लाई करें हम लोग, यहाँ हो जाएगा 17 इंटू 21 माइनस 20 इंटू 18, फिर यहाँ पे 16 क्या करेंगे हम लोग, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 21 माइनस 20 इंटू 15, फिर यहाँ पे प्लस 19 लेंगे, तो यहाँ पे 14 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 18 में, और माइनस 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 में। आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है। देखिए ये जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होता है, अब देखें यहाँ पे ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A20, ये 13 होता है, फिर यहाँ पे A21, A22, A23 होता है, ठीक है। ऐसे ही ये A31, A32, ये A33 होता है, ठीक है। अब इसमें जो देखिए ये 1 प्लस 1 है, ये मतलब 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा। 2 कैसा नंबर है, इवन है। देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, देखिए 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्या है, ऑड है। तो जहाँ पे ऑड नंबर आएगा, ठीक है, वहां हम माइनस साइन लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे इवन नंबर आएगा, नहीं इवन नंबर के लिए प्लस का साइन, और ऑड नंबर के लिए माइनस का साइन। मतलब देखें फर्स्ट प्लेस क्या है, 11 वाला हमारा है तो इवन आ गया, मतलब 1 प्लस 1। ये हमारा क्या है, 12 है, मतलब 1 प्लस 2 13। यहाँ क्या है 13, देखिए यहाँ 13 दिया है, मतलब 1 प्लस 3 कितना आ गया, 4 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो जहाँ पे जो वैल्यू हमारा इवन को इंडिकेट करेगा वहां पे हम प्लस लेंगे, जहाँ पे हमारा ऑड वैल्यू इंडिकेट करेगा वहां हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। इसीलिए यहाँ पे ये जो है ए 11 को इंडिकेट कर रहा था, ये A12 को इंडिकेट कर रहा था, ये 13 को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग देखिए आप कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इवन नंबर है तो हमने प्लस लिया है। देखिए 1 और 2 3, 1 और 2 क्या है, 3 है। तो ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पे माइनस ले लिया, ये जो वैल्यू लिया हमने माइनस ले लिया है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 प्लस 3 4, 4 इज द इवन नंबर, तो प्लस यहाँ पे क्या लिया गया है, प्लस ले लिया गया है। तो जहां पर वैल्यू जैसे यहाँ पे क्या है 2 प्लस 1 3, ऑड नंबर है तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यहाँ पे 2 प्लस 2 4, तो हम प्लस लेंगे। 2 प्लस 3 5, ऑड लेंगे। यहाँ पे 3 प्लस 1 4, तो हम प्लस लेंगे। 3 प्लस 1 4, सॉरी यहाँ पे 3 प्लस 2 है, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 इंटू 2 है, 32 है। तो 3 टू 5, तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। 3 प्लस 3 6, तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करें हम ना, हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम क्या करें, यहाँ पे ये 13 हो गया। अब 17 का मल्टीप्लाई करना है किसमें हम लोग को, 21 में। तो 70 मल्टीप्लाई 20 और कितना हो जाएगा, 357 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 357 माइनस 20 का मल्टीप्लाई करना है 20 का 18 में, तो 36 यानी 360 हो जाएगा, माइनस 16। 14 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 21 में, तो 294 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 300। फिर यहाँ पे प्लस ये 18 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 14 में, तो 252 हो जाएगा, माइनस ये 15 का मल्टीप्लाई करना है 17 में, तो 255 हो जाएगा। अब इसको हम माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 इंटू, देखिए 357 को माइनस करना है 360 से, तो भी मिलेगा -3। कितना मिलेगा, -3 मिलेगा। फिर -16, देखिए 294 है, 294 का हमें माइनस करना कितना, 300 को, क्या मिल जाएगा हमको, -6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा, प्लस 19
और 252 हमें माइनस करना कितना, 255 को क्या मिल जाएगा हमको, -3 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 13 थ्री कितना हो जाएगा 39, तो -39 हो गया। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 16 इंटू क्या करना है हमको, 6 करना है, तो 96 हो जाएगा ये। और देखिए 19 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 3 में, तो -57 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को ऐड करें हम लोग, -39 और ये जो 39 दिया हुआ है, चूंकि माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो -96 आएगा, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, +96। ठीक है, तो अब देखें प्लस कैंसिल, तो जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ जो वैल्यू दी गई थी वो 0 है, यहाँ हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, मतलब ये क्वेश्चन जो है 3 टाइम बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर, हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ कि इफ दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब ये जो वैल्यू है इसके अगर इक्वल है तो हमें दिखाना है कि ये बताना कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो सॉल्व करें हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसका इसमें इसका इसमें, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, और माइनस, और देखिए 1 इंटू 1, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, सॉरी प्लस है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3 साइन एक्स +4 हो जाएगा। देखिए कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, तो मैं आपको बता दूं, माइनस और 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स +1 माइनस 3 साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम मान लें कि साइन एक्स की जो वैल्यू है इसको लिखते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स +1 इक्वल टू 0। हम साइन एक्स को कुछ समय के लिए y मान लें। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 2y स्क्वायर माइनस 3y +1 इक्वल टू 0। अब हमें इसको ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y +1 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको जब हमने दिखा 2y हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो y -1 मिलेगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो y -1 मिल जाएगा बराबर 0। यानी एक हो गया y -1 और दूसरा हो गया 2y -1, यानी y की दो वैल्यू आ गई, y बराबर 1 आ गया और y इक्वल टू 1/2 आ गई। मतलब जो यहाँ साइन एक्स था, साइन एक्स देखें यहाँ पे, अगर y की वैल्यू 1 है मतलब साइन एक्स की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब देखें एक्स जो हमारा 1 है वो साइन के किस वैल्यू में होता है, तो साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो एक्स की इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, 90 मिल जाएगा। पहले केस में कितना मिल गया, 90 मिल गया। ठीक, अगर देखें अगर 1/2 हो, मतलब साइन एक्स की वैल्यू अगर 1/2 हो, तो 1/2 जो है वो साइन के 30 की वैल्यू होती है। कितनी होती है, साइन एक्स इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो यहाँ से एक्स कितना मिल गया हमको, 30 डिग्री मिल गया। एक्स की दो वैल्यू मिल गई हमको, एक मिल गया 90 डिग्री, एक मिल गया हमारा इसके आधार पे जो हमने एज्यूम किया था, ये और ये, यानी 1 जो है 90 की वैल्यू होती है और जो ये 1/2 है वो 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, आगे देखें हम लोग,
यहाँ पे दिया हुआ है कि a इक्वल टू अगर इतना दिया गया है, ठीक, तो हमें दिखाना है कि ये बराबर किसके है। दिया हुआ है कि इफ a इक्वल टू 101 012 004 then show that determinant of 3a is equal to 27 determinant of a। ठीक है, तो पहले हम निकाल लें कि डिटर्मिनेंट कितना होगा, क्योंकि हमें निकालना ना 3a। क्या निकालना हम लोग को, तो पर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लें। चलिए पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लें, तो कितना मिलेगा हमको, मतलब वही पहले 1 लेंगे हम लोग, फिर रो और कॉलम को स्किप करना है, इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे, तो 1 इंटू 4 मतलब 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम 0 लेंगे, तो 0 जब लेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस 0 हो जाएगा। फिर जब 1 लेंगे हम लोग 1, तो इसका रो मतलब 1 जब लेंगे तो ये रो ये कॉलम खत्म, तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिला वो कितना मिल जाएगा, देखिए ये तो 0 हो गया, ये भी 0 ये भी 0, 4 बचा, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया। यानी जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 27 इंटू 4 हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें तो 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, और 4 2 जा 8 प्लस 2 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 आ गया। ठीक, अब हमें निकालना क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ जो दूसरा पार्ट इसका है ये वाला, यानी 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो जो 3a होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12 हो जाएगा, इतना मिल जाएगा। अब हम अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3। अब देखें यहाँ पे जब हम 3 ले रहे हैं तो 3 का रो और 3 का कॉलम स्किप कर देना है, तो इसका मल्टीप्लाई 12 इंटू 3 इंटू 12 माइनस 6 इंटू 0। ठीक, अब देखें यहाँ पे अगर हम 0 लेंगे इस वाले लेंगे, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा माइनस 0, मतलब अब देखिए इस 0 का मल्टीप्लाई 12 में, तो 0 इंटू 12 माइनस 6 इंटू 0। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसको लेंगे, इस 3 को लेंगे, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देना है। देखिए 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब प्लस क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखें जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि ये वैल्यू 0 हो गई, ये पूरा 0 हो गया, तो 3 इंटू 12 3 जा 36 मिल जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 108, राइट हैंड साइड में 108, मतलब ये जो वैल्यू आई थी 108 आ रही है और इसकी भी कितनी आ रही है, उतनी ही आ रही है, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, में क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। आई होप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई होगी कि आपको अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जितना बताया गया आपको वो 2 से 3 मार्क्स में आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि जो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे वो लोग हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ दिया एक्स 2 18 एक्स, सेम वही चीज़ हमको करना है। पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 18 टू जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यहाँ पे 6 6 जा 36, 18 टू जा 36, तो यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो
एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको 36। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, प्लस माइनस 6 आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू प्लस भी हो सकती है। जब भी हम स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं, स्क्वायर को हमने क्या किया हुआ यहाँ पे ट्रांसफर किया हुआ, तो स्क्वायर रूट निकाला हमने। जब स्क्वायर को हम ट्रांसफर करते हैं उसकी दो वैल्यू आती है, एक प्लस में और एक माइनस में। इसका ध्यान देना, सिर्फ हम प्लस नहीं लिख सकते। अगर आपने देखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 36 दिया हुआ है, एक्स का मतलब हुआ कि प्लस माइनस रूट 36 हुआ, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे तो हमें हमें प्लस माइनस, और ये किसका स्क्वायर है, 6 का है, तो क्या मिल जाएगा हमको प्लस माइनस 6 मिल जाएगा। जब भी हम स्क्वायर को ट्रांसफर करें तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस माइनस लिखना है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट जो दिया गया है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उस प्रॉपर्टीज को हम जानेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ पहला प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की कि अगर इफ each एलिमेंट इन अ रो आर इन अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो, मतलब ये हुआ कि किसी भी जो डिटर्मिनेंट दिया गया है उसका कोई भी रो हो गया या कोई कॉलम, अगर पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए ये पूरा रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, ये हमारा क्या है कॉलम है, ये भी क्या है कॉलम, ये भी कॉलम है, ठीक है। तो कोई भी एक पूरा रो या पूरा कॉलम अगर जीरो है, मतलब जैसे यहाँ पे देखें तो हमने R2 को क्या लिया हुआ है, ये R2 हो गया, ये हमारा R1 है और ये हमारा R3 है, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा क्या है C1 है, ये C2 है और ये क्या है C3 है, मतलब कॉलम नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये रो नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड दिया हुआ, ठीक है। तो अगर कोई भी, चाहे कॉलम नंबर फर्स्ट, चाहे सेकेंड, चाहे थर्ड, या रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर टू, कोई अगर एक पूरा अगर जीरो है तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो आती है। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, मतलब इफ ईच एलिमेंट इन अ रो आर इन अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो, मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर जीरो है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, if each element on one side of the principal diagonal of a determinant is zero, then the value of determinant is the product of the diagonals। देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब देखें यहाँ पे कोई भी, जैसे ये दिया हुआ ना यहाँ पे, तो ये जो डायगोनली अगर जीरो है यहाँ पे, चाहे यहाँ से यहाँ पे जीरो है, चाहे यहाँ से, तो इसका जो डायगोनल जो दिया ना यहाँ से ये वाला वैल्यू, हमको डायरेक्ट ये वैल्यू मिल जाएंगी, इनका प्रोडक्ट मिलेगा हमको। जैसे यहाँ पे देखिए ये अगर ये जीरो दिया हुआ है, ये दो वैल्यू जीरो दी गई है, चाहे मान लीजिए अगर यहाँ दो ये वैल्यू दोनों जीरो हो तो ये दोनों जीरो हो, ठीक है। तो इस डायगोनल का प्रोडक्ट ही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। जैसे A1 B1 C1, तो यहाँ A1 B2 सॉरी A1 B2 और C3 तुम्हारा क्या हो गया, ये आंसर मिल गया। मतलब अगर इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में जीरो दिया गया है तो उसका डायगोनल प्रोडक्ट ही क्या होता है, हमारा आंसर होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों जीरो दिए गए हों या ये दोनों जीरो दिए गए हों, तो इस जो डायगोनल फॉर्मेट दिया गया है ये वाला, ठीक है, यही क्या होगा हमारा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अगली प्रॉपर्टी देखें हम लोग, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, मतलब अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करें, तो जैसे मान लीजिए A1 B1 C1 दिया हुआ है, A2 B2 C2 दिया हुआ है, A3 तो अगर मान लें इस रो को हम ऐसे कर दें, मतलब इस जो ये जो वैल्यू दी गई है हम इसको इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर रो को हम कॉलम में कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो चेंज नहीं होती है। अगली प्रॉपर्टी अगर देखें हम लोग, if any row or column of a determinant are interchanged then the value of determinant by minus sign value only, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे A1 A2 A3 दिया है, B1 B2 B3 दिया है,
C1 C2 C3 दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे कॉलम को प्लेस को चेंज कर दे रहे हैं, मतलब ये पूरा प्लेस यहाँ से हम रिमूव करके यहाँ कर दे रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे हमने पूरे रो को चेंज कर दिया, वहाँ थर्ड वाले में क्या था कि रो को आप कॉलम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पूरे कॉलम को प्लेस ही चेंज कर दीजिए, मतलब पूरा कॉलम पहले यहाँ था, आपने उसको यहाँ कर दिया, तो उसमें क्या होता है माइनस साइन आ जाता है बस। ठीक है, मतलब वो वैल्यू क्या हो जाती है माइनस के फॉर्म में हो जाती है। यहाँ जो दिया हुआ है, मतलब जो ये वैल्यू दी गई थी, हमने डेल्टा वन ले लिया। डेल्टा वन मतलब क्या हुआ कि इसके रो को, जो हमारा फर्स्ट कॉलम था उसको हमने थर्ड कॉलम बना दिया, और जो थर्ड कॉलम था उसको हमने फर्स्ट बना दिया। तो ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या था, अगर हम इंटरचेंज करेंगे किसी भी कॉलम को या रो को, तो माइनस साइन क्या होगा, सिर्फ माइनस साइन चेंज होगा हमारा, मतलब जो साइन होगा किस फॉर्म में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, if two parallel of the determinant are identical then the value of determinant is zero। मतलब ये हुआ कि अगर जैसे यहाँ देखें प्रॉपर्टी नंबर 5, if two parallel row or column of determinant are identical then the value of determinant is zero। मतलब अगर दो आइडेंटिकल, मान ली 1 1 1 दिया गया है या यहाँ 1 1 दे दिया, मतलब सेम वैल्यू दी गई है 1 1 1 2 2 2 ऐसे करके, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम जो है क्या हो, कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो, आइडेंटिकल नंबर दिए गए हों, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द रो एंड कॉलम डिटर्मिनेंट multiplied by the same number then the value of the new determinant is k टाइम, मतलब k से मल्टीप्लाई किया गया तो k टाइम द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मतलब जैसे मान लिया हमने एक डिटर्मिनेंट दिया हो गया है, अगर हम इसमें k से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, किसी वो k जो है किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें देखें, इसमें 2 में मल्टीप्लाई हुआ k, ये 2 k b2 k c, इस k को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। जब कॉमन ले लेंगे तो ये के बाहर हो गया, जब के कॉमन लेंगे हम लोग, ये के यहाँ आ जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, a1 a2 a3। एक मिनट, थोड़ा सा ये गलत हुआ है, यहाँ मिलेगा b1, यहाँ पे रहेगा c1। ठीक है, तो देखिए a1 a2 a3 यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ b1 b2 b3 और c1 c2 c3। तो जो मिल रहा हमको, अगर के हम कॉमन ले लें यहाँ, जैसे मान लीजिए के हमने कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो हमने जो पहले लिया था उसकी है, और ये के यहाँ पे मिल गया हमको, तो ये के टाइम हो गया, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है वो के टाइम हो जा रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉमन ले लें कोई नंबर से या मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, के टाइम हो जाती है। ठीक, अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी नंबर जो है, ठीक, ये दिया हुआ है। तो अगर हम लोग ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ a1 d1 a2 d2 a3 d3, इसको अगर हम चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, फिर यहाँ पे प्लस, यानी इसको अलग कर सकते हैं हम लोग d1 d2 d3, फिर यहाँ पे b1 b2 b3 C1 C2 C3। ठीक है, तो ये अलग अलग होगा, जब भी ऐसे डिटर्मिनेंट हमको मिलेंगे तो उसको इस फॉर्मेट में करके सॉल्व करेंगे। ये कुछ 6 या 7 प्रॉपर्टीज थी जिसके आधार पे क्या करना, हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है,
अब इसमें देखें एक चीज और ध्यान देना हमें कि जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम एक बार में एक ही रो को या सेकेंड रो को या थर्ड रो को किसी एक ही बार सॉल्व करेंगे। मतलब उसमें नहीं कि हमने एक R1 को हमने सॉल्व कर लिया फिर R1 सॉल्व कर रहे हैं, या R2 हमने ले लिया फिर R2 ले रहे हैं। मतलब R1 को अगर हम करते हैं तो सिर्फ एक ही बार करेंगे, R2 को अगर इंटरचेंज करेंगे तो सिर्फ एक ही बार, उन्हें एक बार में ही आर जितने भी दिए गए हैं R1 R2 R3 को चेंज कर सकते हैं, या हम C1 को अगर एक बार चेंज कर देते हैं तो फिर उसको दोबारा चेंज नहीं करेंगे। कंडीशन इसमें कुछ ऐसे दिया हुआ है कि अगर हम R1 को एक बार मॉडिफाई कर दिए, चेंज कर दिए, तो दोबारा R1 को चेंज नहीं करेंगे, R2 कर सकते हैं, R3 कर सकते हैं। अगर हमने R2 कर लिया तो फिर हम R2 को दोबारा इंटरचेंज नहीं करेंगे, और हमने R3 कर लिया तो फिर हम R3 को दोबारा इंटरचेंज नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान देना हमको। इसी के बेस पे अभी जो प्रॉपर्टी दी गई है उसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ दिस इक्वल टू 49 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब हमें करना क्या है कि इसमें से कोशिश ये करेंगे कि हमें यहाँ जो वैल्यू दी या तो आइडेंटिकल आ जाए या आ जाए आइडेंटिकल, मतलब 1 1 आ जाए या 0 आ जाए। तो प्रयास रहे कि यहाँ पे एक दो वैल्यू 0 आ जाए, कहीं पे भी, जैसे इस रो में या कॉलम में कहीं भी वैल्यू क्या हो 0 आए। तो हम इसमें चेंजिंग करेंगे, हम या तो R1 को चेंज करेंगे या तो R2 को चेंज करेंगे या R3, यानी कुछ वैल्यू को ऐड करेंगे कुछ वैल्यू को माइनस करेंगे। अब यहाँ जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लगभग 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि 3 1 दिया, इसमें चार्जर लगाओ, जरा चार्जर लगाओ वहां से, जहां तक आ रहा वहां तक लगाओ। 3 इज इक्वल टू 49। तो हमें दिखाना है, फाइंड करना है कि 6 3 माइनस 16 3 और 16 और 6 6 22 और -3 और 12 की वैल्यू कितनी होगी। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जैसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं, मतलब 3 को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखें, यानी जो भी हमने यहाँ प्रॉपर्टी समझाया आप लोगों को, इसके पहले वाली जितनी प्रॉपर्टी थी 6 तरह की प्रॉपर्टी, उसी को हम क्या करेंगे बेस मान करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा कोशिश यही रहेगा कि या तो हम इसको आइडेंटिकल कर लें, मतलब 1 1 ला लें पूरे को, या हम क्या करें यहाँ पे 0 लाने का कोशिश करें। जैसे तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, या हम ये करें ठीक है। तो जैसे यहाँ जो वैल्यू दी गई है, यहाँ देखें हम लोग क्या दिया हुआ है, 16 6 3 माइनस 16, यहाँ पे 6 6 20 2 -3 और 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले देखिए हम लोग कॉमन क्या है हमारा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, देखिए पहले वाले में, इस वाले में अगर देखें हम लोग, तो हमारा क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। इस पूरे देखें, ये जो C1 है इसमें कॉमन क्या हमारा 2 कॉमन है। इस जो C2 है, देखिए C2 में कॉमन क्या है, ये जो C2 दिया गया है, हमने कहा था कॉमन ले सकते हैं नंबर को हम लोग। तो इस पहले वाले में, पहले रो में, सॉरी पहले जो कॉलम दिया इसमें कॉमन क्या है हमारा, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन हो गया। सेकेंड वाले में कॉमन क्या है, 3 यहाँ पर भी है, 3 इसमें भी है, 3 इंटू 2 होता है 6, और 3 यहाँ भी कॉमन, हमने 3 भी कॉमन ले लिया यहाँ पे, जो डॉट है मल्टीप्लाई यहाँ पे। इन तीनों में कॉमन क्या है, C3 अगर देखें हम लोग तो C3 में कॉमन क्या है, C3 देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें, हमने 4 को भी क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब हमारे पास बचा क्या देखें, तो यहाँ जो बचेगा, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया हुआ था तो 3 बचेगा, यहाँ में 2 कॉमन लिया हुआ तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ में 2 कॉमन लिया तो क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ हमने 3 कॉमन लिया हुआ तो यहाँ मिलेगा हमको 1, यहाँ हमने 3 कॉमन लिया तो 3 2 जा 6 होता है तो 2 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखें 3 है और हमने 3 कॉमन ले लिया है तो -1 बच जाएगा। यहाँ 16 था, हमने 4 कॉमन लिया था तो -4 बचेगा। यहाँ 20 है तो हमने 4 कॉमन लिया तो 5 बचेगा, और यहाँ 12 दिया है, हमने 4 कॉमन लिया तो क्या मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। अब देखिए जो ये वैल्यू आई है, ये पूरी की पूरी वैल्यू इससे मैच कर रही है। देखें यहाँ पे 3 1 -4 3 1 -4
3 2 5, यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 3, यानी इस पूरे की जो वैल्यू है कितनी दी गई है, 49 दी गई है। तो हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा 49। क्यों? क्योंकि इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 49 है। अब इन तीनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1176 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1176 क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इसमें यूज क्या कर रहे हैं। यानी इसमें जो हमने 7 प्रॉपर्टी इसके पहले पढ़ी हुई है, उसी का कहीं न कहीं क्या करना है, हमको यूज करना है। अभी हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। हम चाहे तो इसको हम जीरो करके भी कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जो हमारा डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग में सॉल्व हो रहा था वैसे भी कर सकते हैं इसको हम लोग। लेकिन हम क्या करेंगे, इधर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो प्रॉपर्टी के बेस पे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, प्रूव करना है कि 1 प्लस, ये देखिए ओमेगा का सिंबल है, ये 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हमने इसमें प्रॉपर्टी क्या यूज करें हम लोग, हमने कहा ना कि किसी एक रो को आप चेंज कर सकते हैं, किसी एक कॉलम को चेंज कर सकते हैं, किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए हमने रो को चेंज किया, यानी R1 को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। R1 को क्या करें हम लोग, चेंज कर। आप C1 को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी एक रो को चेंज करिए, किसी दूसरे रो के मतलब किसी एक को आप क्या करिए, चेंज करिए पहले। तो हम R1 को चेंज कर रहे हैं। R1 की जो वैल्यू हम ले रहे हैं, हम क्या करें इसमें, R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को आपस में ऐड कर रहे हैं। देखिए ऐड करने से क्या मिलेगा हमको, ध्यान दें, हम चेंज किसको कर रहे हैं, R1 को। मतलब ये हुआ जिसको चेंज करेंगे, जो यहाँ वैल्यू हमने लिया हुआ है, सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज होगी, मतलब R2 की वैल्यू और R3 की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम पहले R2 और R3 की वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख लें। हमने क्या किया, R2 और R3 की वैल्यू हमने क्या कर ली, लिख ली, मतलब सेम वैल्यू होगा उसका। अब देखें कि जो हमारा R1 है वो चेंज क्या हो रहा है, हमने R1, R2 और R3 को आपस में जोड़ना है। मतलब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या मिल जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ जब ऐड करेंगे, देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी वही मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। जब इनको जोड़ेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर मिलेगा। तो हमने R1 को चेंज कर लिया, लेकिन R2 और R3 के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो उसको ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे। यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर 1 1 और ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब देखें बताया गया था प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम एक जैसा हो, मतलब सेम हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, देखिए ये पूरा एक जैसा मिल गया। देखिए R1 की पूरी वैल्यू सेम है, और वैसे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0, या हम ऐसे कर लें कि 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर वहाँ पे 0 ओमेगा स्क्वायर 1 0 1 ओमेगा। अब अगर आप देखें प्रॉपर्टी, हमारी जो प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम क्या दिया गया हो, 0 दिया गया हो, इफ एनी रो और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू और डिटरमिनेंट आर 0। कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर 0 होता है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके दिखाना है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, -a² दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है। यहाँ बस आपको ये ध्यान देना है कि हमें किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, एनी हाउ हमें क्या करना है, किसी भी रो में किसी भी कॉलम में 0 लाना है। अब 0 कैसे आएगा, हमें क्या करना है कि या तो हम किसी रो में या किसी भी कॉलम में 2 0 ला दें या 3 0 ला दें।
तो जीरो लाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ किसी एक रो को दूसरे रो में ऐड करना पड़ेगा, या किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। ये चीजें हमें खुद से सोचनी है, ठीक है, कि हम किसको किसमें ऐड करें या किसमें किसको माइनस करें कि हमारी वैल्यू क्या हो, मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं, या C2 को चेंज करें या C3 को चेंज करें। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर हम C2 को चेंज करेंगे, C2 को अगर चेंज करें हम तो इसमें, तो हमें कुछ रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। या हम क्या देखें, पहले वाले में देखें, ऐसे समझिए कि पहले वाले में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है, इसमें बी कॉमन है, इसमें सी कॉमन है। तो हम पहले क्या करें, ए बी सी कॉमन ले लें। हमने पहले वाले से ए को कॉमन लिया, दूसरे वाले से बी को कॉमन लिया और तीसरे वाले से सी को कॉमन लिया। जब हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जहाँ यहाँ पे देखिए क्या था, ए स्क्वायर था, तो हमने ए कॉमन लिया तो क्या मिलेगा हमको, ए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए भी था, ए कॉमन, क्योंकि इसमें से ए कॉमन हुआ है, इसमें से बी कॉमन हुआ, इसमें से सी कॉमन हुआ, पूरे ए को निकाल दीजिए तो यहाँ बी मिल जाएगा, यहाँ सी मिल जाएगा। इसमें बी कॉमन हुआ है तो ए मिलेगा, यहाँ पे बी मिलेगा और यहाँ पे सी मिलेगा, ठीक। इसमें क्या कॉमन है, सी कॉमन हुआ तो ए मिलेगा, बी मिलेगा और यहाँ पे माइनस सी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हमें जीरो लाना है, देखिए अगर इसको इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, या इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। या माइनस कर लें, हम इन दोनों को माइनस कर लें, इन दोनों को माइनस कर लें, जीरो मिल जाएगा। तो ये हमें सोचना है कि हमें किसको सॉल्व करने की वैल्यू जीरो आ जाए। तो हम C2 को चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, C2 को, मतलब इसको हम चेंज कर रहे हैं C2 को, ठीक है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, C2, ये C2 है ना हमारा, ये पूरे C2 को हम चेंज कर रहे हैं इस फॉर्मेट में कि C2 को अगर हम C1 में ऐड कर दें, मतलब इन दोनों को आपस में क्या करें, ऐड करें, तो हमें क्या मिलेगा। दूसरा चेंजिंग क्या करें हम लोग, पहले चेंज कर लेते हैं, देखिए क्या मिलता है, C1 C2 प्लस C1, तो ए बी सी। अब हमें C1 तो ऐसे लिखना है क्योंकि चेंजिंग तो हम किस में कर रहे हैं, C2 में कर रहे हैं। अब देखिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो a प्लस ए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2b मिलेगा, इसको क्या करेंगे, 2c मिलेगा, ये हो जाएगा a b माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। हमको एक जीरो मिल गया। अब इन दोनों को कर लें, हम लोग कर सकते हैं, ऐड कर लें। तो हम C3 को चेंज करें यहाँ से तो हमें क्या मिल जाएगा, C3 प्लस C1। जब इनको हम लोग, अब हमारा जो ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, C2 भी सेम रहेगा, 0 2b और 2c। यहाँ देखिए C3 में जब हम C1 को ऐड करेंगे तो -1 और 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, c से c तो 0 हो जाएगा, ठीक है। हमको ये मिल गया, दो जीरो मिल गया हमको, क्या मिल गया हमको, दो जीरो मिल गया यहाँ से। अब हम चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें अगर हम ए को लें, पहले हमने कहा ना कि किसी एक को लेंगे तो उसके रो को और उसके कॉलम को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ देखिए ए बी सी दिया हुआ, हमने ए को ले लिया। जब ए को लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2b इंटू 0, और फिर ये 2c माइनस 2c इंटू 2b, तो माइनस देखिए a इंटू ए स्क्वायर बी सी, और ये पूरा जीरो हो गया, ये माइनस 4bc आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिए इस पूरे को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, इजी वे में प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं, ये हमने जो भी यूज़ किया, चाहे हमने ये जो चीज़ें यूज़ किया, ये हम प्रॉपर्टी के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
आपको जो भी सूटेबल फॉर्मेट लगे, कोशिश ये करना है कि हमारा मैक्सिमम जो टर्म्स हो जीरो के फॉर्म में आए। तो हमें सॉल्व करना क्या रहेगा, आसान रहेगा, क्योंकि अगर हम इस जीरो को लेंगे तो इसके पूरे कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। जब इसको हम कंसीडर करेंगे इस वाले पार्ट को, तो इसके पूरे कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। तो हमें सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, हमें प्रूव करना है 1 1 जो भी दिया गया है इसके क्या है, बराबर है। ठीक, हमारा काम क्या है, मैक्सिमम टाइम जीरो लाना। कोशिश यही है कि हम क्या करें, तो सिंपल है, यहाँ देखें अगर इसको इसमें माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो जीरो आ जाएगा। मतलब देखिए 1 1 दिया ना यहाँ पे, तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, जीरो मिल जाएगा। मतलब हमें R2 को चेंज करना है और R3 को चेंज करना है, तो कर लेते हैं। हम R2 को चेंज करेंगे तो हम क्या करें, R2 के लिए क्या करें हम लोग, R2 में से R1 को माइनस कर दें। तो जब माइनस करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, दूसरा हम कर ले, डायरेक्ट कर सकते हैं दोनों एक साथ, इजी रहेगा, जल्दी हो जाएगा। तो दूसरा केस क्या ले लें हम लोग यहाँ पे, कि हम R3 को भी चेंज कर दें। R3 को चेंज करें मतलब R3 जो दिया हुआ है, तो R3 में से हम R1 को माइनस कर लें। तो पहले R2 चेंज हुआ, R1 तो सेम रहेगा, जो R1 दिया वो सेम रहेगा। R1 लिख ले, 1 दिया हुआ था, यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ x स्क्वायर दिया है। R2 चेंज हो रहा है, कैसे, R2 में से R1 को माइनस करना है, यानी ये हमारा R2 है, ये हमारा R1 है, ये R2, ये R1 और ये क्या हमारा R3 है। तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो जब 1 में से 1 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा। देखें, जब हम y में से x को माइनस करेंगे तो y माइनस x मिलेगा। यहाँ पे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे R3 को चेंज कर R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 जीरो, z माइनस क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और यहाँ पे z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखें दो जीरो आ गया, दो जीरो आ गया ना, तो हम यहाँ पे कॉलम को लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझनी है, हम वहाँ रो ले रहे थे, यहाँ जब इसको लेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू स्किप, ये पूरी वैल्यू स्किप, तो हमें क्या मिलेगा, 1 जब लिया हमने तो क्या मिला हमको, y माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, यहाँ मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या मिल जाएगा, जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब जब हम लोग देखें, अगर हम लोग इसको कंसीडर करें तो इसका रो, इसका कॉलम छोड़ देंगे, और जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, जीरो मिल जाएगी। और जब सेकेंड पार्ट में इसको लेंगे हम लोग, इस वाले को लेंगे, इसका रो इसका कॉलम स्कीम, तो भी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, जीरो मिल जाएगी। तो एक्चुअल में हमें मिला क्या, हमें सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू मिल गई। तो यही तो चीजें देखनी है आपको, कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम टाइम जीरो लाना है। अब ये नहीं कि हमने रो को पकड़ लिया तो हमें रो ही पकड़ के लेंगे, हम कॉलम को भी ले सकते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, सोल्यूशन जल्दी आ जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखें y माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये z प्लस एक्स, और यहाँ पे z माइनस, देखिए ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स, और यहाँ पे y माइनस एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे z माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा होगा दोनों में, इन दोनों में कुछ कॉमन है। देखिए z माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, देखिए y माइनस एक्स और y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स और z माइनस एक्स क्या है, कॉमन है। तो बचा क्या हमारे पास, यानी ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, यहाँ से ये और ये निकल गया,
तो यहाँ z प्लस एक्स बचा, यहाँ पे माइनस, यानी z प्लस एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इस दोनों साइन माइनस हो जाएगा। अब इस एक्स से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा, यहाँ पे क्या मिला हमको, z माइनस वाई मिल गया। क्या मिल गया, z माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई, हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, एक माइनस कॉमन यहाँ से लेंगे और एक माइनस कॉमन यहाँ से लेंगे, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें एक्चुअल में क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और फिर z माइनस एक्स। हमको ये क्या मिल जाएगा, हमारा सोल्यूशन। देखिए यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस जेड हो जाएगा। तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, प्रूव करना है कि ए प्लस बी, बी सी प्लस बी प्लस सी, ए सी प्लस, सॉरी ए प्लस सी, ए और सी इक्वल टू 4 ABC के बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन जो है लगातार 2015, 16, 17, 19 और 22 में पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में आने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। ठीक है, देखें यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जो भी हमने बताया प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। अगर नहीं भी लिखा हुआ प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्रॉपर्टी के सॉल्व करने से क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जीरो लाएं, कहीं पे भी जीरो आ जाए तो चीज़ें थोड़ी सी आसान। देखिए इन दोनों को जोड़ लें, अगर देखिए a प्लस सी यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करके देखिए a और सी, ऊपर ए सी दिया हुआ है, चाहे हम देखें ए बी और बीच में क्या दे, ए बी दिया, इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ जीरो मिल जाएगा। मतलब ये हम कर सकते हैं, इसी लिंक दिया हुआ, देखिए यहाँ बी प्लस सी दिया हुआ है, ऊपर बी और सी दिया, दोनों को ऐड करके इसको माइनस करें, यहाँ जीरो, कहीं एक पे हमको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है, देखें हम किसी एक रो को चेंज करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, R1, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R3। किसी एक को हम चेंज करेंगे। ठीक, अब देखिए हम R1 को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं हम लोग, सोचिए, यानी R1 में से हम, देखिए हम इसको जोड़ कर इन दोनों को ऐड करके, देखिए a प्लस सी, यानी R2 को हमें क्या करना है, R3 में जोड़ करके R1 से माइनस कर देना है। ठीक, यानी हम क्या करें, R2 को R3 में क्या करें, ऐड कर लें और R1 में से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग देखें, R1 को बाकी तो सेम रहेगा क्योंकि हमने तो चेंज करना नहीं है, चेंज के नाम को R1, देखिए R1 ये A हो गया और इन दोनों को ऐड करना है, तो A प्लस बी प्लस बी, ए प्लस बी क्या, ए प्लस टू बी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए माइनस ए प्लस टू बी, यहाँ क्या हो जाएगा, सी प्लस के बी प्लस बी कितना हो जाएगा, टू बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ देखिए ए प्लस सी, अरे माइनस करना है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस ए प्लस सी हो जाएगा।
अब बाकी को हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब जो कटने वाला कट कर देते हैं हम लोग। देखिए इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, इस सी से ये वाला सी कैंसिल हो जाएगा, ए सी से ए और इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या मिला, -2b मिला। क्या मिला हमको, -2b मिला। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, -2b यहाँ भी मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पर b, यहाँ a, फिर b प्लस सी, फिर यहाँ पे c मिल गया। ठीक है, अब इसको हम 1 0 मिल गया, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब वही प्रॉपर्टी अपनाएंगे कि अगर हम इसको लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम स्किप कर देंगे, तो -2b क्या मिलेगा, b इंटू सी, बी सी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और ए सी मिलेगा, तो -AB -AC मिल जाएगा। यहाँ देखिए फिर -+2b। अब देखें यहाँ पे जब इसको हम लेंगे इस वाले को, तो इसका रो इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, ए बी, देखिए यहाँ पे ए बी इंटू सी, तो ए सी हो जाएगा ये, और प्लस बी सी। अब फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, -AB मिल जाएगा। फिर इसको लेंगे तो पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 0 मिल जाएगी। अब इसको ओपन कर ले हम लोग, तो माइनस ये हो जाएगा -2b² सी, फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2ab², फिर यहाँ माइनस माइनस +2abc, फिर यहाँ पे 2abc, फिर यहाँ पे 2b²c, फिर -2ab²। जो वैल्यू कट होने वाली है उसको कट कर ले हम लोग, तो ये वैल्यू ये इन दोनों से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2abc + 2abc ये क्या हो जाएगा हमारा, 4abc हो जाएगा। और हमें यही क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए बहुत ही आसान है, बस हमको क्या करना है, प्रॉपर्टी इजी वे में यूज करना है, कहीं ना कहीं हमको क्या कर देना है, 0 लाना है। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप लोग सेल्फ करें और प्रयास करें करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों आपके होमवर्क में रहेंगे, कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं आता तो आप कमेंट करेंगे, हम क्या करेंगे, सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। आगे हम जानेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या निकालना हम लोग को, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे ही, हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ये होता 1/2 मैट्रिक्स x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। ठीक है, जैसे मान ली ट्रायंगल दिया गया हमारा, तो ट्रायंगल में तीन हमारे कॉर्नर दिए गए हैं। मान लिया पॉइंट ए है, ये बी, और ये क्या है, सी है। ठीक है, तो ए के मान लेते कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 है, बी के जो है वो x2 y2 है, और इसके x3 और y3 है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना हमको, तो जो x1 है ये हमारा x1 यही वाला कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट है, x1 x2 बी के कोऑर्डिनेट है, और x3 किसके हैं,
सी के कोऑर्डिनेट, ऐसे हमने यहाँ निकाल लिया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो क्या हो जाएगी, अब देखें यहाँ पे 1/2। अब अगर हम x1 लेंगे तो x1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो y2 z2 हो जाएगा, इसका z3, और फिर ये हो जाएगा। जब इसको सिंपली पूरे को अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग, हमें जो वैल्यू मिलेगी रिजल्ट के फॉर्म में वो मिल जाएगा y2 माइनस y3, फिर x2 y1 माइनस y3 और प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये जो मिला हमको, यही क्या हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। पहले हम जाने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हाउ टू फाइंड। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, किसी भी डिटर्मिनेंट के जो एरिया अगर फाइंड आउट करना हो, अगर ट्रायंगल फॉर्म में दिया गया है तो हम निकाल सकते हैं उसका। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखिए अगर मान लीजिए दिखाना हमको, पहले तो हमने निकाले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे करते हैं। दूसरा कि अगर हमें दिखाना कि ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ दिया, एक कोऑर्डिनेट है ए, ये दिया है बी और ये दिया है सी। इसका मान लेते हैं हम लोग x1 y1, इसका मान लें x2 और y2, इसका मान लें हम लोग x3 और y3। हमें दिखाना कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, कोलिनियर है। कैसे हैं, कोलिनियर है या संरेख है। क्या है, संरेखी है। हम कहते हैं कोलिनियर, क्या कहते हैं हम लोग इसको, कोलिनियर कहते हैं। मतलब ये हुआ कि इस संरेख या कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ऑल पॉइंट एग्जिस्ट इन द सेम लाइन। अगर सारे पॉइंट एक ही लाइन पर हैं उसे हम कहते हैं कोलिनियर या संरेखीय कहा जाता है। ठीक है, तो हमें दिखाना हो कि अगर 3 पॉइंट दे दिया कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दे दिया गया हो और दिखाना कि कोलिनियर है, तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करें और उसकी वैल्यू क्या मिल जाए, हमको 0 मिल जाए, तो वो जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें ऐसे कि 1/2 इन ब्रैकेट x1, फिर क्या मिलेगा हमको, x1 सॉरी x2 माइनस x3 माइनस x2, यहाँ पे y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर इसकी वैल्यू 0 मिल जाए, 0 आ जाए, तो जो पॉइंट्स होते हैं जैसे ए बी और सी, ये क्या होंगे, संरेखी होंगे यानी कोलिनियर होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस। यहाँ पे दे दिया गया है, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो इनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं हमारे, -3 5 3 -6 और 7। मतलब देखें यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ, ये हमारा x1 है और ये y1 है, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे निकलेंगे, तो ये हो जाएगा -3 3 7, क्या हो जाएगा, हमने यहाँ कुछ मिस्टेक किया था, 1 मिनट, यहाँ z नहीं होगा क्योंकि z इसमें नहीं है, यहाँ 1 1 होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 1 1 1 होगा, सॉरी। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होता है। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम करेंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, ये 5 -6 और 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमको एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 क्या होता है फॉर्मूला हमारा, x1 कितना दिया है, -3
इन ब्रैकेट क्या होता है हमारा, y2 माइनस y3 होता है। क्या होता है, y2 माइनस y3 यानी -6 -2 फिर यहाँ माइनस x2 होता है। फिर y1 माइनस y3, y1 कितना दिया 5, यहाँ देखिए, और y3 कितना दिया हुआ है 2, तो 5 माइनस 2 हो जाएगा। फिर हमारा x3 होता है तो 7, और फिर क्या होता है हमारा y1 माइनस y2 होता है मतलब 5, और देखिए यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो 5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, यानी 1/2 -3 इंटू -8, यहाँ पे 3 इंटू 3, यहाँ पे 7 इंटू 11, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, क्या मिलेगा 1/2, ये -24, फिर 3 3 जा 9, और फिर 11 7 जा 77, कितना आ जाएगा, 77 में से हम 9 को माइनस करें, और फिर 9 के बाद हम क्या करें, 24 को माइनस करें। 77 में से 9 को माइनस करेंगे तो 68 आ जाएगा, और फिर 68 में से हम क्या करेंगे, 24 को माइनस करेंगे तो 44 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा हम लोग को, 44। मतलब हमको मिल गया क्या, कि 1/2 इंटू 44, जब 44 को कट करेंगे हम लोग, क्या मिल जाएगा हमको, 22 मिल जाएगा। तो हमको एरिया कितना मिल गया, 22 मिल गया। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं पी क्यू आर कोलिनियर है। मतलब अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करें और उसकी वैल्यू क्या मिल जाए हमको, 0 मिल जाए, तो क्या होगा, कोलिनियर होगा, यही कहा गया है। तो पहले हम क्या करें, यहाँ से इसका 1/2 निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट निकालें हम लोग, इसको हम क्या करें, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में चेंज करें। क्या मिलेगा हमको, पहले x1 x2 और x3, फिर b प्लस c प्लस a प्लस b, फिर यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए तो कोलिनियर होगा। हमें इसको दिखाना है सॉल्व करके, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 आ जाए। अगर इन सबको ऐड कर लें हम लोग तो b 2 बार आएगा, सॉल्व भी कर लेते हैं, इजी रहेगा। अगर हम इसको लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। हमें क्या मिलेगा, b इंटू ए प्लस बी, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -c, और यहाँ पे c प्लस ए मिल जाएगा, फिर माइनस, एक पार्ट हो गया। फिर हम दूसरा ले लें, अगर दूसरा रो लें, दूसरे को अगर हम कंसीडर करें यहाँ से इस वाले को, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ना पड़ेगा हमको। हमें क्या मिलेगा, ये ए, यानी ए प्लस बी, फिर माइनस
सी बी प्लस सी मिल जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे वाले को अगर हम कंसीडर करें, इस वाले को, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा हमको, ए सी प्लस ए माइनस बी बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लें। देखिए हमारा आंसर कितना आ रहा है। अगर इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू 0 आ जाती है तो क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर हो जाएगा। तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। b इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा, b का स्क्वायर। यहाँ पे c इंटू सी, सी का स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा। फिर माइनस, ये अगर माइनस है तो अंदर के सभी के साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे। जैसे a इंटू ए स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी माइनस ए बी हो जाएगा। यानी कि ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी सी प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए सी प्लस ए स्क्वायर और फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी हो जाएगा। अब देखें ए बी यहाँ पे दिया है और ए बी कहाँ दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ, देखें माइनस कैंसिल। बी स्क्वायर यहाँ दिया, देखिए बी स्क्वायर यहाँ दिया है, कैंसिल। सी स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है और सी स्क्वायर यहाँ दिया है। ए सी यहाँ पे दिया हुआ है, ए सी यहाँ दिया है, ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ, बी सी यहाँ, बी सी यहाँ, सब के सब क्या हो गया, कैंसिल। यानी वैल्यू कितनी आ गई, 0। और अगर वैल्यू 0 आ जाए तो पॉइंट कैसा होता है, कोलिनियर होता है। कैसा होता है, कोलिनियर होता है। और हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि अगर इसको सिंप्लीफाई करें और उसका आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो पॉइंट दिए गए होते हैं वो पॉइंट क्या होते हैं, हमारे कोलिनियर होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े। हम लोग सीखेंगे कि माइनर क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं। हम जानेंगे कि माइनस माइनस कैसे हम निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए सपोज करिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया हो 2x2 का, मतलब मैट्रिक्स मेनली इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूज होगा पूरे डिटरमिनेंट हम लोग जहाँ पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, सपोज करिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो 2x2 का है, मतलब यहाँ हमारे 2 4 6 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें माइनर निकालना है, क्या करना हमको, इसका निकालना है माइनर, इसका, इसको हम कहते हैं M11। ये 11 वाला है ना, ये M11 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे M22 हो जाएगा, M3 माइनर मतलब यम से हम अगर लिख रहे हैं इसको, हमें क्या मिलेगा, M11 या M1 मान लें इसको, M1 M2। तो इसका रो, इसको कॉलम को छोड़ देंगे हम लोग ऐसे करके। ठीक है, तो इसके सामने जो वैल्यू मिली हमारी, वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर हमें 4 का निकालना है, यानी M12 का निकालना है, तो M12 मतलब इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दीजिए, तो जो बच गया एलिमेंट वो क्या हो जाएगा, इसका माइनर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर हमको 6 का निकालना है, तो ये 21 के प्लेस पे है, तो M21 हो जाएगा। अब इसका रो छोड़ दीजिए, इसका कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचा क्या हमारे पास, 4। तो 4 क्या जाएगा, इसका माइनर हो जाएगा। ठीक, ऐसे अगर मान लीजिए हमें 8 का निकालना है, किसका निकालना है, 8 का निकालना है, इस 8 का M22 के प्लेस पे है। ठीक, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचा क्या हमारे पास, ये 2। तो 2 क्या हो जाएगा, इसका माइनर हो जाएगा। तो आई होप आपको 2x2 के मैट्रिक्स में अगर माइनर निकालना हो तो आप क्लियर समझ में आ गया होगा
कि माइनर क्या होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखें हम लोग 3/3 के मैट्रिक्स में क्या करेंगे। अगर 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया हो तो मान लीजिए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो 2 4 6 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, तो ये हमारा ये 11 हो गया, ये 12, ये 13, ये 21, ये 22, ये 23। मतलब यही तो मैट्रिक्स का फॉर्म होता है भाई। पहले ये 11 होता है, ये 12 होता है, ये 13 होता है, ऐसे। तो अगर यम 1 1 निकालेंगे हम लोग, मतलब ये इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 9 इंटू 13 माइनस 12 इंटू 10। जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इसका माइनर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमको इस 4 का निकालना है माइनर, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे हम लोग, तो यम 12 निकालेंगे तो 8 इंटू 13 माइनस 11 इंटू 10 मिल जाएगा, यहाँ से इसका निकल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम मैट्रिक माइनर निकाल कैसे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको क्या निकालना हो, को फैक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो, को फैक्टर। अब एक चीज आप जाने मैट्रिक्स वाले में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैट्रिक्स वाले अगर में देखें आप, तो अगर एक मैट्रिक्स दिया गया हो 2/2, तो ये A11, ये 12, ये 21, ये 22 होता था। ठीक है, और अगर 3/3 का मैट्रिक्स दिया गया है तो यहाँ पे A11, ये 12, ये 13, फिर यहाँ पे A21, 22, 23, फिर यहाँ पे 31, 32 और यहाँ पे 33, कुछ ऐसा सीन था। तो इसी को हम यम 11 मान रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग यम 12 ले रहे हैं, यहाँ पे यम 13 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ पे 2/2 का आएगा तो यहाँ पे यम 11, यहाँ पे यम 12, फिर यहाँ पे यम 21, यहाँ पे यम 22। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये यम क्या है हमारा। ठीक है, अगर हमें निकालना हो यहाँ से को फैक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो, को फैक्टर, तो ये अगर मान लीजिए आई जे हम लिख रहे हैं, तो ये वैल्यू होती है -1, फिर यहाँ पे सम होता है यानी आई और जे का, और फिर यहाँ पे क्या होता है, यम आई जे होता है। ठीक है, जैसे हमको लगा समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, अब बैठ जाते हैं हम लोग यहाँ पे देखें। अब देखें कि जो यम हमारा 11 आया था वो कितना आया हुआ है, 8 आया हुआ है, तो हमने 8 लिखा। अगर इसका हम को फैक्टर फाइंड करेंगे, इसका को फैक्टर यानी ए, मान लेते ए हमारा क्या है यहाँ पे, को फैक्टर है। ठीक है, तो अगर हम ए को फैक्टर मान लें, अगर हम को फैक्टर निकालें यहाँ पे, तो -1, अब ये जो इसका सम मतलब 1 + 1 कितना, 2, और फिर यहाँ पे यम हमारा 11, तो इसकी जो A11 आएगा हमारा यहाँ से वो मिल जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 8, 1 इंटू कितना मिलेगा, 8 इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यम 11 का जो को फैक्टर मिला वो क्या मिला हमको, 8 मिल गया। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए अगर हम इसका निकालें यम 12 का, तो A12 हो जाएगा ये -1 पे पावर 1 + 3, सॉरी 1 + 2, कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दी गई है। तो A12 इक्वल टू, देखिए 2 + 1 3, और माइनस मतलब -1 इंटू 6 -6, तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 -6 आ गई। आई होप देखें आप लोग को फैक्टर जो है वो कैसे निकल रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, यहाँ समझें, यम 13 की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास 12 दी गई है। ठीक है, अब इसका हमको निकालना को फैक्टर, तो A13, अब यहाँ लिखेंगे -1, 1 प्लस कितना, 3, और फिर यहाँ पे यम 13 की वैल्यू,
तो कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 + 1 4। अब -1 पे अगर पावर 4 दिया गया हो तो वैल्यू पॉजिटिव। अगर माइनस पे पावर इवन नंबर हो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है, और अगर माइनस पे पावर ऑड नंबर दिया गया तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, तो यहाँ -1 पे पावर +4 मतलब 4 दिया हुआ है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये हमारा सेम हो जाएगा, यानी यम 13 हो जाएगा। और यम 13 की वैल्यू कितनी दी गई है, 12, तो ए 13 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही मान लीजिए कि ए हमारा 32 हो, निकालना हो, और यम 32 की जो वैल्यू है वो 9 दी गई हो, आई हमारी हो, तो यहाँ जाएगा -1 पे पावर 3 + 2 यम 32। ठीक, तो यहाँ अब देखिए ये 3 + 2 5 हो गया, ऑड नंबर है। ऑड नंबर को जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमको माइनस मिलेगा, तो माइनस इसकी वैल्यू कितनी, 9 आ जाएगी। तो ये अंतर है फैक्टर और माइनर में। तो आई होप माइनर में और को फैक्टर में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग समझने के लिए। इसमें कहा गया है फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या निकालना हमको, वही एडजॉइंट मतलब हो गया आपका राइट। पहले हम लेते हैं कि राइट माइनस ऑफ एन कोफैक्टर, राइट्स माइनस इसको हम कहते हैं उपसारणिक एंड कोफैक्टर, इसे कहते हैं सहखंड। हमें निकालना है, एक हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया गया है 2 - 4 0 3, 2 - 4 0 3। अब देखें, पहले हम निकालेंगे माइनर, तो यम 11 मतलब ये, इसके सामने क्या है, 3 है तो हमने 3 लिख लिया। यम 12 निकाला हमने, यानी इसके सामने क्या है, 0, तो हमने 0 लिख लिया। फिर यम 21 -4 हो जाएगा, और यम 22 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें आपको निकालना समझ में आ गया होगा। अब निकालना हम लोग को क्या, कोफैक्टर। A11 निकालना है, यहाँ पे A12 निकालना है, फिर यहाँ पे A21 और यहाँ पे A22। ठीक, तो यहाँ पे -1 1 + 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम 11 हो जाएगा। देखिए 1 + 1 2 हो गया, इवन नंबर है तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी, यानी 3 हो जाएगा। देखिए -1 यहाँ पे 1 + 2 यम क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। तो 2 + 1 3 हो गया, यानी ऑड नंबर, तो माइनस वैल्यू आएगी, 0 मतलब 0 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ देखिए -1 2 + 1 कितना हो जाएगा, और फिर यहाँ पे यम 21, इसकी वैल्यू कितनी, माइनस है। देखिए 2 + 1 3, ऑड नंबर है तो माइनस, और यहाँ पे -4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये देखिए 2 + 2 यम 22 हो जाएगा। देखिए 2 + 2 4 है, 4 इवन नंबर है तो प्लस में आएगा वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम माइनर और कोफैक्टर इजी वे में निकाल लिए। ठीक है, अब टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स थ्रू द डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स, हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है क्या है हम लोगों को, इनवर्स निकालना है किससे, एडजॉइंट मैट्रिक्स से।
अब एक चीज हमें जानना है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। जैसे हमने जो मैट्रिक्स निकाला हुआ था, यहाँ पे कहाँ गया ये वैल्यू, ये निकाला हुआ था। तो यहाँ जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, 3042। क्या बनेगा, हमको मिलेगा 30। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं इसको हम सीख लेते हैं यहाँ से। फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4। अगर हम ए, देखिए यहाँ पे, अब आपको M11 M12 ये निकालना आपके लिए आसान है। तो अगर हम A11 निकालें तो क्या मिलेगा, -1 1 + 1 यम मिलेगा, M11 मिलेगा। तो इसके सामने ये 4 हो जाएगा, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, हमें वैल्यू मिल जाएगी 4। ठीक है। और अगर हम A12 फाइंड करें तो -1 1 + 2, अब 12 यही है तो इसके सामने क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, -3 मिल जाएगा। ऐसे ही हम A22 निकालें तो 22 जब निकालेंगे हम लोग, तो 22 वाला एलिमेंट है, इसके सामने 2 दिया हुआ है, तो -1 2 + 2, यहाँ पे 2 + 2, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 2 मिल जाएगा हमको। ऐसे m, अगर हम 21 निकालें तो -1 2 + 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, -2 मिल जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग A22 निकालेंगे तो -1 2 + 2, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा, यानी 1 मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू मिली हमको, हमें क्या मिल गया, Aij मिल गया। क्या मिल गया हमको, Aij मिल गया। ठीक है। क्या मिला हमको, उसको लिख लें, तो 4 -3 -2 1, ये मिल गया हमको। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ये होता है कि Aij का ट्रांसपोज होता है। क्या होता है, एडजॉइंट ये क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होता है हमारा। तो इसका उल्टा कर देंगे, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 4 -3 -2 1। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले माइनर निकालना पड़ेगा, फिर हमें को फैक्टर निकालना पड़ेगा, उस को फैक्टर का हमें ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। जो ट्रांसपोज आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। हमें अगर इनवर्स निकालना हो तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन हमारा डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो हम निकाल लेते हैं। यानी ए इनवर्स अगर निकालना हो तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट ऑफ, यानी यूनिक जो सोल्यूशन वैल्यू आ रही है उसको निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन देखें यहाँ पे, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल टू दिस, यानी ए दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसका ए का इनवर्स निकालना है। ये जो क्वेश्चन है 2003, 6, 9 और 19 में पूछा गया है, तो थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, आई होप देखें हम लोग। तो पहले हम मॉड ऑफ ए निकाल लें, क्योंकि हमें मॉड ऑफ मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है।
तो जब इसका यूनिक वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो 0, फिर हम क्या लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू वन और 3 इंटू वन हो जाएगा। फिर हम लोग जब -1 लेंगे तो क्या करेंगे, उसके रो कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 इंटू वन -3 इंटू थ्री हो जाएगा। फिर जब हम लोग +2 लेंगे तो +2 के रो और कॉलम को स्किप करेंगे तो 1 इंटू वन -3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर नहीं आएगी। अगर 0 के बराबर आ गई तो हम ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। मतलब अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर हमारी वैल्यू 0 आ जाती है तो हम ए इनवर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है देन वी कैन सॉल्व ए इनवर्स, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी -2। कितनी आएगी, -2 आएगी, जो नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, जो 0 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ये 11 निकालेंगे, ये 12 निकालेंगे, ये 13, सबको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो हमारा A11 कितना आएगा, तो ये 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या मिल जाएगी हमको, पता है, 0 मिल जाएगी। देखें, चलिए तो हम लोग निकालेंगे ए इनवर्स। तो ये 2 इंटू, देखिए यहाँ पे, अब अगर इसका निकालना हमको तो इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 3 जा 3, तो कितना मिल जाएगा हमको, -1 पे पावर 1 + 1, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2 3 1 1 मिल जाएगा, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 -3 कितना मिल जाएगा हमको, -1 मिल जाएगा। ऐसे हम A12 निकालेंगे हम लोग तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, मतलब माइनस डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, 2 + 1 3 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब जब इसको लेंगे हम लोग, इसका रो इसका कॉलम छोड़िए तो 1 इंटू वन 1 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 तो -9 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया, ठीक। ऐसे ही हम क्या करें, ध्यान से चीज़ें को देखें, अगर हम ये 13 निकालेंगे यहाँ से, क्या निकालें हम लोग, ये 13, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, तो यहाँ से ए 13 निकलेगा, तो देखिए 3 + 1 4 है, तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें कर लीजिए, तो 1 -6 कितना मिल जाएगा हमको, -5 मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, A21 निकाल लेंगे, A22 निकाल लेंगे, ये 23 निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर हमको क्या निकालना है यहाँ से, A31, A32, A33, बाकी आप निकालते रहिए। A21 कितना मिलेगा देखें, ये हमको ये निकालना है, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है, तो 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, 1, डायरेक्ट मैं कर ले रहा हूँ, आप लोग करिएगा इसको। फिर अगर हम 22 निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 22 मिल जाएगा -6, 23 मिल जाएगा हमारा 3, 31 मिल जाएगा हमको -1, और 32 मिल जाएगा हमको 2, और यहाँ पे -1 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका हम एजवाइन मैट्रिक्स ऑफ आईजे लिख लें, कि हमको मैट्रिक्स ऑफ आईजे क्या मिल जाएगा, 1, ये क्या है, -1, फिर 8, फिर -5, फिर यहाँ पे 1 6 3, तो 1 -6
और 3 मिल गया। यहाँ पे -1 2 और -1, तो -1 2 और -1 मिल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ही निकालना है तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम लोग, यानी -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1 मिल गया। ठीक है, अब हमें इसका ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है हमको, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई हुई है वो कितनी आई हुई है, देखें, ए अपॉन तो हमारा ये इसके पहले जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, यहाँ पे -2 आई हुई है। हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, -2। ठीक, अब इसकी जो वैल्यू आई है उसको क्या करना, हमको 2 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर देते हैं हम लोग। देखें, यहाँ पे क्या हमारा 1 1 1 मतलब -1 1 -1 है। तो हम लिख लें यहाँ पे -1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, ये माइनस है तो बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। यहाँ 8 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा आपको और ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद दिक्कत हो समझने में आप लोगों को। देखिए, ये दिया है ना वैल्यू, ये पूरी वैल्यू इसी को 2 से डिवाइड कर देना है। देखें, ये जो वैल्यू दी गई है ज्वाइंट, यहीं से हमने निकाला वैल्यू एडजॉइंट की। एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू दी गई यहाँ पे, हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देना है। तो -2 है, चूंकि -2, इस -2 से डिवाइड करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ डायरेक्ट, क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ पे -4 3 -1, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2 -3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा क्या मिल गया, ए इनवर्स मिल गया। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि इफ द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि उसकी कोई न कोई क्या होगी, ध्यान दें यहाँ पे, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया, जिसे अनुत्क्रमणीय कहते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू जीरो होती है। तो इसकी वैल्यू जीरो के बराबर अगर नहीं है, हमें बताना है कि ए की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप सेल्फ करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक नया, एक लास्ट टॉपिक जो छूट रहा है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में दिया गया, सॉरी, कोई भी अगर वैल्यू इस इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया हो, तो उसको अगर हमें सॉल्व करना हो कि कैसे सॉल्व करेंगे अगर इस तरह के मैट्रिक्स क्वेश्चंस को, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो जो यहाँ ए की जो वैल्यू है हमारी क्या दी गई है, देखें यहाँ पे, यहाँ 3 4 6 8, ये जो 3 4 6 8 ए की वैल्यू हो गई। ठीक है,
हमने x मान लिया, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, x और y दी गई है, और जो b है हमारा वो क्या दिया है, 7 और 14 दिया है। यानी जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में ax इक्वल टू b के फॉर्म में दिया गया है। ठीक, तो हमें अगर x निकालें यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, a इनवर्स b मिल जाएगा। ए इनवर्स क्या मिल जाएगा हमको, बी मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमें ए का क्या निकालना पड़ेगा, पहले इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब इनवर्स कैसे निकालना आप लोग को निकालना आ चुका है। पहले हम एडजॉइंट पहले हम एडजॉइंट निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और इसको डिवाइड कर लेंगे। तो आई होप आपको निकालने आ गया होगा कि हम ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, इसको सॉल्व करके। तो जब सॉल्व करेंगे हमें क्या निकलेगा, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी, बी में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा हमारा। चलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, अगर दिक्कत है आप लोगों को तो। देखें यहाँ पे कि देखें यहाँ पे ए, ए11 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ए12 कितना हो जाएगा, -6, ये 21 कितना हो जाएगा, -4, ए22 कितना हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो हमारा आई जे कितना मिल गया, 8 -6 -4 और 3 मिल गया। ठीक है, तो हम यहाँ से एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो ट्रांसपोज होता है 8 -6 -4 और 3। ठीक है, और हमें क्या निकालना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ ए निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो 24 माइनस 24 माइनस 24 कितना मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, तो जब ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी मिली हमको, 0 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, ए इनवर्स की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी हमको, 0 मिलेगी। देखें यहाँ पे, क्योंकि हमारा मॉड ऑफ जो ए है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 मिल गया। अब हमको ए अगर इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई 0, मतलब मॉड ऑफ, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ये क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। और जब एडजॉइंट मैट्रिक्स को जब 0 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अब x इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 इंटू बी मिलेगा, यानी होल वैल्यू 0 हो गई। यानी x और y इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 0 0 मिल गया। तो इस केस में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा होल चैप्टर जो था उसका एक वन शॉर्ट रिवीजन था। ठीक है, जिसमें हमने कोशिश किया कि अच्छे से जितने क्वेश्चन थे उसको लेके सॉल्व कराएं आप लोगों को। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।